Yeah, so good morning, everyone. Good morning, sir. So we are gonna solve all important questions for chapter 3 risk assessment and internal control. अपना चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 और रिस्क और जो अपना ऐसे 315 है, ठीक है, वो दोनों का मिक्सचर है, समझ लो। एंड वो दोनों ही मिला के यू कैन अज्यूम 5 मार्क्स क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम। चैप्टर 3 प्लस ऐसे 315 का दोनों ही मिला के अगर तुम देखोगे तो, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोना डू, अपन एक क्वेश्चन करेंगे और उसके ऊपर नीचे का एक और क्वेश्चन अपन बुक से भी देख लेंगे। टॉपिक टॉपिक एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे बुक से भी देख लेंगे। सो वॉट एवर क्वेश्चन विल डू वन और टू और क्वेश्चन वी विल मोर सी, ठीक है, फ्रॉम आर बुक। तो आ जाओ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट राइट अवे। सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, ये वाला। वाइल कमेंसिंग द स्टेचुटरी ऑडिट आई वांट आंसर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई कर पाता है तो, एंड इफ नॉट देन वी विल सी, ठीक है। सो वाइल कमेंसिंग द स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ एलेक्स कंपनी लिमिटेड व्हाट वुड यू कंसीडर एज एन ऑडिटर टू असेस द रॉमम एंड रिस्पॉन्सेज टू सच रिस्क। तुमको क्या कंसिडर करना है एज एन ऑडिटर टू असेस द रॉमम, टू असेस रिस्क। व्हाट विल यू कंसिडर टू असेस द रिस्क एंड हाउ विल यू गोना रिस्पॉन्स, हाउ आर यू गोना रिस्पॉन्स टू दोज रिस्क। यस, फटाफट से बोलो एक बार अगर आ रहा है तो। What do you think? Considering as an auditor to assess risk, तो तुमको याद है अपन ने आंसर एक किया था, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है तुम्हारा, तुमको क्या क्या कंसिडर करना है टू कंसिडर द रिस्क। उसमें वी डिड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में अपन ने देखा था कि अपन आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले रिस्क, और अपन आइडेंटिफाई करते रहेंगे रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद कंसिडर करेंगे रिस्क, लाइकलीहुड कितनी है उसकी, लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट। फिर जो रिस्क आइडेंटिफाई किया तो उसको असेस करो कि वो असर्शन लेवल पे कितना इंपैक्ट आ रहा है, और अगर असर्शन लेवल पे नहीं आ रहा है, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे कितना इंपैक्ट आ रहा है। कंसिडरिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस देखो, कंसिडरेशन ऑफ ऑडिटर फॉर असेसिंग द रोमम एज पर ऐसे 315, जो पूरा नाम आएगा तुम्हारे ऐसे का, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम and the assertion level for the COT ABD level to provide a basis for designing and performing further audit procedure। इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। पूरे टाइम देखते रहोगे। देन असेसिंग द आइडेंटिफाइड रिस्क, असेस करना वो जो रिस्क को तुमने आइडेंटिफाई किया, क्या वो मोर परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को इंपैक्ट कर रहा है, या फिर वो कोई क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर लेवल कोई असर्शन को इंपैक्ट कर रहा है। एंड देन रिलेट करना वो रिस्क को एज टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट द असर्शन लेवल। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे अगर वो नहीं आ रहा इंपैक्ट, तो कोई असर्शन लेवल पे आ रहा होगा इंपैक्ट, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे इंपैक्ट अगर नहीं आ रहा तो कोई असर्शन पे आ रहा होगा। एंड उसके बाद लास्टली तुम लोग को लाइकलीहुड ऑफ द मिसस्टेटमेंट देखना, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल मिसस्टेटमेंट भी हो सकता है। और जहाँ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसके कारण मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोला जाए, वो मिसस्टेटमेंट को हम उसको प्रॉपर्ली देखेंगे कि वो मिसस्टेटमेंट कितना चांसेस है कि असली में हो जाए, रियल में हो जाए, कंसिडरिंग द लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट। तो ये 4 पॉइंट थे, सिंपल है, तुमको आइडेंटिफाई करना रिस्क और आइडेंटिफाई करते रहना थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ वेन एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, उसके एनवायरमेंट को देख रहे हो, जब उसके इंटरनल कंट्रोल को देख रहे हो, जो पूरा ऐसे 315 देख रहे हैं ना, तब थ्रू आउट द प्रोसेस अपन को अंडरस्टैंड करते रहना रिस्क। देन आइडेंटिफाई करना है रिस्क को कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल लेवल पे कितना इंपैक्ट आ रहा है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे नहीं आ रहा है तो असर्शन लेवल पे कितना आ रहा है। एंड लास्टली कंसिडर करना लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट। ये आंसर था अपना, काय का आंसर था, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कैसे रिस्क असेस करोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वही तो पूछ रहे तुमको क्वेश्चन में। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड हाउ विल यू रिस्पॉन्स टू दोज आइडेंटिफाइड रिस्क। क्लियर है। और ऑडिटर रिस्पॉन्स कैसे करते हैं तो देख लो, हाउ विल द ऑडिटर गोना, हाउ इज द ऑडिटर गोना रिस्पॉन्स टू दोज रिस्क। सो वो रिस्क को कैसे देखेगा, रीजन फॉर द असेसमेंट गिवन टू द रॉमम। फिर लाइकलीहुड तो देखते ही अपन कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो हो रहा है वो पर्टिकुलरली कितना लाइकलीहुड है वो असली में होने की, और वो कितना इंपैक्ट करेगा अपने, अगर वो मिसस्टेटमेंट होता है तो क्या इंपैक्ट आएगा उसका अपना अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और डिस्क्लोजर लेवल पे। फिर क्या रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द रेलेवेंट कंट्रोल्स और नॉट। जो अपन ने रिस्क असेसमेंट किया है
वो हमने प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह को भी इवेल्युएट करते हुए रिस्क असेस किया कि नहीं, कि हमारे कंट्रोल्स कितने इंपैक्टफुल है, कितने इंप्लीमेंटेड है प्रॉपरली, क्या इंटरनल कंट्रोल्स ही इनएडिक्वेट है, क्या क्या वो कंट्रोल्स को मिटिगेट नहीं कर पाएंगे, क्या क्या इंटरनल सॉरी क्या वो रिस्क को मिटिगेट नहीं कर पाएंगे, क्या मेरे इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, adequate नहीं है. So everything has to be assessed. And then lastly, you have to obtain more persuasive audit evidence for the assessment of your risk. For the higher assessed risk, जो तुमने risk assess किया हुआ है, उसमें जो जो material misstatement वाले ज्यादा risk वाले तुमको misstatement लग रहे हैं, उसको तुमको properly उसके लिए persuasive audit evidence लेना है. मतलब ना ही sufficient appropriate, but persuasive means what? That you are able to now justify those misstatement or justify those ROMM, risk of material misstatement. ठीक है. तो इस तरीके से तुम क्या करोगे, रिस्पॉन्स जो अपन रिस्पॉन्स करते हैं इस पर ऐसे 330 वही है. रीजन देखना, लाइकलीहुड देखना, असेसमेंट करना, देन कि तुमने रेलेवेंट कंट्रोल्स को भी असेसमेंट में लिया है या नहीं लिया है, एंड उसके लिए फिर प्रॉपर ऑडिट एविडेंस अपन जो लेते हैं, परवेजिव ऑडिट एविडेंस लेना अपने को यहाँ पे, परवेजिव. देन इसके बाद एक क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो. Prabhu Limited Manufacturing Concern wants to develop internal control system. You are expert in developing the internal control system. Hereby call to brief about the same. तुमको पहले क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में ब्रीफ करना है. तो सबसे पहले तो फटाफट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन बता दो मुझे कोई, जल्दी से कोई इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन बताओ. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय, कौन सिस्टम कौन मेंटेन करता है, कौन डिजाइन करता है, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी. मैनेजमेंट एंड कि टीसीडब्ल्यूजी. वो जो भी इनके गोल ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको मीट करने के लिए वो डिजाइन करते हैं. ठीक है, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने के लिए उसको वो सिस्टम ऐसे डिजाइन करते हैं, ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं, एंड इज डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेड बाय मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव. एंड वो चार ऑब्जेक्टिव क्या थे, SECR. यस निकिता, वो चार ऑब्जेक्टिव क्या थे, लेकिन एंटिटी के वो जो चार ऑब्जेक्टिव थे, SECR, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन. सी से कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, लॉज एंड एंड आर से लायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. राइट. बोलोगे तो होगा याद, नहीं बोलोगे देखते रहोगे सुनते रहोगे तो अपना कोई सेंस नहीं बनेगा एक क्वेश्चन आंसर सेशन का. तो सब लोग, आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, एवरीवन ट्राई टू स्पीक अप एंड आंसर. ठीक है, गलत है तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलोगे तो एटलीस्ट याद रहेगा कि ये पॉइंट मेरा गलत हुआ था, ये पॉइंट मेरा छूट गया था याद आने से. तो देखो, ये सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल के बारे में पूछ लिया तुमको, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तुम बता दोगे. इसके बाद क्या बोल रहा है, इन व्यू ऑफ द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफ अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल. इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसे याद किए थे अपन ने, याद है? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसे याद किए थे? inadequacy, manipulation by management, करेक्ट. abusive authority, limitation, waste of control, management की consideration होती है, collaboration with third party employees, और तो निकिता ने बोला है IMCAC हनी, तो बोलते भी जाओ, उसके पॉइंट्स भी बोलो निकिता. inadequate जोर से. practices, manipulation of by management, collusion Collusion among the employees. Yes, and third parties, correct. abuse of responsibility, Abuse of authority. abuse of authority, and कॉस्ट. कॉस्ट भी तो लगता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऐसी थोड़ी ना होगा, हम सब लोग को सैलरी दे देते जो जो तुम्हारे इंटरनल ऑडिट टीम में. exceeding the benefit, राइट. एंड ह्यूमन एरर. exceeding benefit, human error, and नो कंट्रोल ओवर अनयूजुअल ट्रांजेक्शन. कोई नया ट्रांजेक्शन आ रहा है, कोविड रिलेटेड कोई नया ट्रांजेक्शन है, या तुम समझ लो क्रिप्टो रिलेटेड कोई एंटिटी तुम्हारा नया ट्रांजेक्शन करी, तो नए नए ट्रांजेक्शन के लिए हमने थोड़ी ना इंटरनल कंट्रोल बना के रखा होगा. तो देयर माइट बी नो कंट्रोल ओवर अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, कोई अलग सा ट्रांजेक्शन है. ह्यूमन एरर तो इन्वॉल्व हो ही सकता है. कॉस्ट स्ट्रक्चर मैंने बताया कि तुम्हारे को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेवलप करने तो इंप्लॉइज इंप्लॉय करने पड़ेंगे. राइट. एवरीवन हैज टू बी गिवन सैलरी, स्टाफ मेंटेन करना पड़ेगा, सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एवरीथिंग हैज टू बी मेंटेन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर. सो कॉस्ट भी तो लगेगा, जितना तुम कॉस्ट बचाओगे नहीं उससे ज्यादा हो सकता है कॉस्ट लग जाए, तो ये कंसिडरेशन भी देखना पड़ सकता है कि ये कोई इनहेरेंट लिमिटेशन तो नहीं इंटरनल कंट्रोल की, दैट विल हैव टू सी. इसके बाद आ जाओ ये क्वेश्चन में. हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन रनिंग अ हॉस्पिटल ऑफ 200 बेड सिंस लास्ट 20 इयर्स. 200 बेड है अपने पास.
लास्ट 3 इयर्स का इन्होंने टर्नओवर देके रखा है तुम्हारा 2015-16 में 20 था, 16-17 में 25 हो गया, 17-18 में 35 हो गया, बढ़ते जा रहे हैं, टर्नओवर बढ़ते ही जा रहे हैं, अच्छी आते हैं। Hospital has its own pharmacy, laboratory, blood bank, radiology, and general stores. Its management suspects that leakages, theft is happening in pharmacy, radiology, laboratory, and तुम्हारा general stores department. So therefore, they seek advice of you. You are the internal auditor of the company, and as to how it can institute या improve its internal control. तुम कैसे internal control को improve करोगे? How will you improve upon your internal control? In this context, management wants to understand the concept of components of internal control structure in detail. क्या चाहिए इनको? Component of internal control structure. Component of internal control structure ये तुमको ऐसे 315 का क्वेश्चन है एक्चुअली. This you will not find in chapter 3. जो कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर था अपना, जो कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर था अपना, वो कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़े थे अपन ने. कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल याद है 5? रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कंट्रोल इन्वायरमेंट, entity, यस, हाँ, information system and communication, करेक्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, control, और monitoring of control activity, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल एंड control environment, कंट्रोल इन्वायरमेंट तो हो गया, कंट्रोल इन्वायरमेंट हो गया, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन हो गया, control activity, कंट्रोल एक्टिविटीज. ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट थे इंटरनल कंट्रोल के. एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन मार्क कर सकते हो तो अपने बुक में जाके मार्क कर लेना कि अगर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर पूछा, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी मैंने बताया ना, तुम्हारे एम्प्लॉय होंगे इसमें इन्वॉल्व, राइट, तुम्हारा स्टाफ होगा, तुम्हारा एडमिन होगा, तो ये सारे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या कंपोनेंट है. तो कंट्रोल इन्वायरमेंट है एक, तो तुम्हारे एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होगा जहाँ पे सब अकाउंटिंग के लिए इन्वॉल्व हो गए. तुम्हारा एसएपी जो सिस्टम है उस पर खर्चा करना पड़ेगा तुमको, एसएपी पे तुम्हारे इंप्लॉय पे खर्चा करना पड़ेगा जो इसमें इन्वॉल्व होंगे. और एक तुम्हारा हो गया जो प्रोसीजरल पार्ट देखेंगे पूरा का पूरा कि भाई ये कंट्रोल इंप्लॉइज व्हेन, जब अपन एक प्रोसीजर के अंदर ही विद इन प्रोसीजर वी इंप्लीमेंट द कंट्रोल्स, मतलब एक प्रोसीजर है उसी के अंदर अपन कंट्रोल्स लगाते हैं, राइट. सो कंट्रोल का की कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा ही कंपोनेंट क्या है कि प्रोसीजर्स भी होने चाहिए, कंट्रोल प्रोसीजर्स होनी चाहिए. सो कंट्रोल इन्वायरमेंट, अकाउंटिंग सिस्टम एंड कंट्रोल प्रोसीजर. एक बार क्विकली तीनों पॉइंट को देख लो. ये तुम्हारा हुआ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर. इसको लिखना है तो लिख भी लो. इंटरनल कंट्रोल का तुम्हारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एक बोल सकते हो, उसके क्या क्या कंपोनेंट है, तो 3 कंपोनेंट है. वही जाके लिख लो पास में जो तुम्हारा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल है वहीं पे जाके लिख लो. अगर स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स पूछ रहे हैं अगर, so then you will have to mention these 3 points. Quickly एक बार go through कर लो आंसर को भी, and then we will move ahead. आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ. द कंपनी इज एक्सपांडिंग, is planning and to expand and diversify its operations. The management has increased the focus on the internal controls to ensure better governance. ठीक है. The management had a discussion with the statutory auditor to ensure the steps required to be taken so that the statutory audit is risk based. याद है रिस्क बेस्ड ऑडिट, याद है आरबीए, रिस्क बेस्ड ऑडिट. यस, ये पूछ रहे तुमको रिस्क बेस्ड ऑडिट के बारे में. एंड फोकस ऑन एरियाज ऑफ ग्रेटेस्ट रिस्क टू द अचीवमेंट ऑफ द कंपनीज ऑब्जेक्टिव. प्लीज एडवाइज द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर ऑन द स्टेप्स दैट शुड बी टेकन फॉर द सेम. तो याद है अपन ने 3 फेज में डिवाइड किया था. ये पुराना आंसर है यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये 4 स्टेप जो दिए हुए हैं, दिस यूज्ड टू हैपन अर्लियर. 4 स्टेप थे. अब रिस्क बेस्ड ऑडिट को 3 फेज में अपन ने डिवाइड किया हुआ है. and that is what I have also written. RBI has been amended, risk based audit amend हुआ है, and answer quoted is old answer by the institute ने अभी तक risk based audit जितना भी पूछा हुआ है जहां जहां पे वो पुराना आंसर है. risk based audit में अब 3 फेज है, 3 स्टेज है, and we know these 3 stages, right? Do you know 3 stages of RBA? बोलते जाओ, इजी एकदम. अपन पूरा RBA कर ही लेते हैं यहाँ पे क्योंकि RBA बहुत इंपॉर्टेंट है, लगता है मुझे कभी भी आ सकता है.
बोलो रिस्क बेस्ड ऑडिट के 3 स्टेजेस। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई एंड असेस, risk assessment risk assessment and response and reporting. or असेस करोगे, देन असेस करने के बाद क्या करते हैं अपन, response. रिस्पॉन्स करते हैं, राइट, एंड देन रिस्पॉन्ड करने के बाद Response. प्रॉपर्ली देन वी डू व्हाट, Risk रिपोर्टिंग, assessment, risk response, and reporting. रिपोर्टिंग, करेक्ट। सो देखो 3 डिस्टिंक्ट फेज में अपन ने डिवाइड किया। सबसे पहला फेज क्या हुआ तुम्हारा, रिस्क असेसमेंट। सबसे पहला फेज हुआ रिस्क असेसमेंट। सो रिस्क असेसमेंट में अपन क्या करते हैं आरबीए में, डेट वी सी कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, पहले तो एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर, राइट। इसके बाद अपन देखते हैं कि ओवरऑल एंगेजमेंट जो है उसको प्रॉपर्ली प्लान करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ऑडिट सामने वाला आया बंदा तो हम उसकी ऑडिट करें या ना करें। जब अपन एक्सेप्ट कर लिए है, कंटिन्यू करने वाले का प्लान अपन डिसाइड कर लिया कि ठीक है कंटिन्यू करते विद द ऑडिट, देन वी विल प्लान द ओवरऑल एंगेजमेंट। फिर अपन क्या करेंगे प्लानिंग, ऐसे 300 के बाद ऐसे 315 में आरएपी करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अभी अपन ने देखा क्या क्या कर रहे थे आरएपी के अंदर अपन। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस सबसे पहला क्वेश्चन क्या क्या किए, बोलो भाई। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, consideration of the matters that you will assess in the risk assessment and how will you respond। तो रिस्क असेसमेंट में अपन ने 4 पॉइंट देखा ना, आइडेंटिफाइंग द रिस्क थ्रू आउट द एंटिटी, राइट, थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। सेकेंडली क्या था, उसको देखना कि क्या कितना वो इम्पैक्ट हो रहा है तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। थर्डली देखना तुम्हारा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे इम्पैक्ट नहीं है तो असर्शन लेवल पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है उसका, एज टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट द असर्शन लेवल। एंड लास्टली कंसीडर द लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट। तो ये तुम्हारा ऐसे 315 में अपन आरएपी करेंगे। तो शुरू से अगर देखोगे तो क्या किया अपन ने, सबसे पहले देखा ऐसे 220 के तहत कि क्या हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद हमने प्लानिंग किया एज पर ऐसे 300, एज पर ऐसे चलते जाएंगे तो याद भी होता जाएगा। 220 में अपन ने देखा कि एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, 300 में प्लानिंग किया। देन 315 में इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क आइडेंटिफाई किया बाय परफॉर्मिंग व्हाट, बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसेस 315 में अपन ये किया। उसी में इंटरनल कंट्रोल भी अपन ने देखा, प्रोसीजर एंड असेसिंग द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। फिर हमने रोमम असेस किया, रोमम असेस किया, इसके थ्रू जो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क है, इसके थ्रू तुम्हारा इसका कॉम्बिनेशन में तुमको क्या समझ में आएगा, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का कॉम्बिनेशन तुमको समझ में आएगा कि रोमम कितना है, रोमम कितना है, राइट। एंड देन आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन तुमको याद आना चाहिए, कंसिडरेशन दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, यार ऐसे मैटर्स दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, डू यू रिमेंबर। वो हाईली ऑटोमेटेड ओटीसी वही वाला है। मैटर्स दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, सिग्निफिकेंट, बोलो। किया हुआ है अगर तुम्हारा तो बताओ फटाफट, अर्नब याद है कि नहीं। रिस्क डेट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, ऐसे कौन से रिस्क है जहां पे तुमको स्पेशल ऑडिट कंसीडर करना पड़ेगा, ऑडिटिंग मैटर्स। यस निकिता, हमको से हाई वैल्यू रहता है। CDEF relative याद आया अर्नब। complexity. रिलेटेड पार्टी बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल था, बहुत ही ज्यादा अजीब था कि रिलेटेड पार्टी को CDEF आता है ना कि ABCD। याद आया कि नहीं अभी भी अर्नब, बोलो बोलो, पॉइंट्स याद आए, यस सर। बोलो फिर फटाक से। So complexity of transaction, degree of judgment. जोर से बोलना थोड़ा निकिता, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। Complexity of the transactions. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन C से D से, Degree of judgment subjectivity involved. कितने जजमेंट की डिग्री क्या है तुम्हारी, जजमेंट की, पर्टिकुलरली जहाँ तुम्हारा अकाउंट एस्टिमेट बैलेंस होते हैं वहां पे ज्यादा डिग्री बढ़ जाती है, राइट। फिर E से, And these are changes in economic environment and economic and accounting environment. इकोनॉमिक और कोई अकाउंटिंग डेवलपमेंट, कोई नया अमेंडमेंट आया तो। NF से Risk of fraud. फ्रॉड रिस्क, ठीक है। F से फ्रॉड रिस्क, और अनयूजुअल से अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, एंड रिलेटेड पार्टी से सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो ये 6 मैटर है जहां पे अपने को स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लेना पड़ सकता है। ऐसे रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। एक एक पॉइंट से तुमको सारे रिकॉल करना आना चाहिए अब,
ठीक है। तो तुमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जब तुमने इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क देख लिया और कंबाइंड लेवल पे तुम्हारा रोमम आ गया, तो अब तुमको ये देखने पड़ेंगे कि ऐसे कुछ रिस्क हो सकते हैं जिसमें नॉर्मल ऑडिट से बात नहीं बनेगी। यू नीड टू टेक स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन एंड दोज रिस्क फॉर विच सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन आर आल्सो नॉट सफिशिएंट। ये भी अपन ने देखा था कि कुछ ऐसे रिस्क है जिसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन विल नॉट बी सफिशिएंट। एग्जांपल अपन ने देखा था जहां पे ऑटोमेशन ज्यादा इन्वॉल्व है, जहां पे ऑटोमेशन ज्यादा इन्वॉल्व है एज कंपेयर टू मैनुअल एलिमेंट। ठीक है, तो मैनुअल एलिमेंट से ज्यादा अगर ऑटोमेशन इन्वॉल्व है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कितना कर लोगे, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इतना ज्यादा होता है कि यू वोंट बी एबल टू जस्टिफाई, इनफैक्ट ऑल योर, यू विल नॉट बी एबल टू कवर ऑल द population by performing substantive audit procedure. There you need to resort to internal control checking, right, testing of internal control compliance procedure, और या फिर मिक्स करना पड़ेगा कंप्लायंस और सब्सटेंटिव दोनों का मिक्स। So substantive procedure alone will not be sufficient. And lastly, communicating material weakness in design and implementation of internal control to TCWG, and एक informed assessment लोगे रोमम का at the financial statement level and also at the assertion level। ठीक है, ये तुम्हारा हुआ स्टेज 1। स्टेज 2 में अब अपन अब रिस्पॉन्स करेंगे। रिस्पॉन्स कैसे करते हैं अपन, एज पर ऐसे 330 बाय डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। एज पर ऐसे 330 विल डू व्हाट, डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो सबसे पहले देख लो कि भैया ऐसे कौन से असेसमेंट है, कौन कौन से रोमम है जहां, या कौन कौन से असर्शन है जहां पे एसएपी अलोन विल नॉट बी सफिशिएंट। यहाँ जहां पे एसएपी अलोन विल नॉट बी सफिशिएंट, पर्टिकुलरली एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, जैसे कि एग्जांपल क्या दिया है, हाईली ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन, जहां पे ऑटोमेशन ज्यादा इन्वॉल्व है वहां पे तुम्हारा एसएपी अलोन विल नॉट बी सफिशिएंट। फिर उसके बाद तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की टेस्टिंग करोगे, राइट, एंड दैट कुड इफ टेस्टेड कुड रिड्यूस द नीड या स्कोप फॉर अदर सेप। अदर सेप मतलब अदर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। अगर तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग अगर पास ही पास आती है तो वेरी गुड, वेरी गुड, देयरफॉर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर कम कर सकते हो। यस, तुम्हारा एक प्रोसीजर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा आ रही ना, बाय परफॉर्मिंग कंप्लायंस प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करके तुमको लग रहा है कि हाँ मेरे कंट्रोल सारे के सारे अगर पास है तो आई कैन रिड्यूस माय सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो तुमको सबसे पहले क्या बोला मैंने, देखना असर्शन देखना कि जो सिर्फ एसएपी के कारण नहीं हो सकते, मतलब सिर्फ एसएपी से नहीं हो पाएगा। फिर दूसरी बात ये देखो कि एसएपी अपन कम कैसे कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस और मिनिमाइज द एसएपी बाय परफॉर्मिंग टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट करके। देन उसके बाद इनिशियल पोटेंशियल for substantive analytical procedure that reduces the need scope for other type of प्रोसीजर। मतलब अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा करो और जिसके कारण इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग तुम्हारी कम हो जाए। मतलब इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग तुम कम भी करो तो भी चल जाएगा अगर तुम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा कर रहे हो। तो एक पॉइंट हो गया कि सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर कम कैसे करें, और एक पॉइंट हो गया तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर या फिर अदर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो भी है वो कम कैसे किया जाए, बाय इंक्रीजिंग व्हाट, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर करने से हो सकता है तुम्हारा टेस्ट ऑफ डिटेल भी कम हो जाए, समझ में आ रहा है, टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन भी कम हो जाए और टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कम हो जाए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कम हो जाए। देन यू विल सी द अनप्रिडिक्टेबिलिटी कितना इन्वॉल्व है, तुम्हारे जितना भी रोमम आया है ये कितना प्रिडिक्टेबल है, कितना अनप्रिडिक्टेबल है, एंड तुमको कितना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और परफॉर्म करनी पड़ेगी। एंड लास्टली यू नीड टू परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर टू एड्रेस द सिग्निफिकेंट रिस्क that have not been identified। तो सिग्निफिकेंट रिस्क तुमको देखने पड़ेंगे, जो जो सिग्निफिकेंट रिस्क है जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया जाता है जनरली, that also will have to perform specific audit procedure, specified audit procedure to address those significant risk। तो ये तुम्हारा हुआ स्टेज 2 राइट। एंड स्टेज 3 तुम्हारा रिपोर्टिंग है, ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं। तुम इस स्टेज में क्या करते हो, चेंज को होता है तो उसको रिपोर्ट करना है, जो भी तुम कंक्लूजन ड्रॉ करो उसको रिपोर्ट करना है, और जहां जहां तुमको डाउट अराइज हो रहा है, सस्पिशन हो रहा है, वो सारी चीजें भी तुमको डॉक्यूमेंट करना है, रिपोर्ट करना है अकॉर्डिंगली, डॉक्यूमेंट करना है, रिपोर्ट करना है अकॉर्डिंगली। क्लियर? So that was three stages of risk based audit, 3 stages of risk based audit। फटाफट से एक बार फिर से क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में तुमको पूछा है कि वही 3 stages of risk based audit, तो स्टेज 1 अपन स्टेज 2 एंड स्टेज 3 बता देंगे। कोई एक स्टेज पूछेगा जनरली तुमको, हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ न्यूली क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैज रिसीव्ड हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ लार्ज कंपनी and is very much concerned about the effectiveness of internal control and wants to assess and evaluate the control environment as a part of its audit program। कंट्रोल इन्वायरमेंट देखना चाह रहे हैं as a part of its audit program towards achieving its objective। he seek your help in knowing the SOP। बोलो भाई, याद आ रहा है क्या, स्टैंडर्ड ऑडिट ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हमने SOP बनाना है, मैंने समझाया था SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, बोलो।
रिवाइज ये करके आए सर हो कि नहीं? सर अपन क्वेश्चन चेकलिस्ट बनाएंगे, क्या करेंगे? क्वेश्चन और चेकलिस्ट। क्वेश्चनियर और चेकलिस्ट चेकलिस्ट? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए वीकनेसेस। चेकलिस्ट। तुम इसका आंसर बोल रहे हो क्वेश्चनियर और चेकलिस्ट बनाएंगे? याद आ रहा है क्या? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी एग्जाम में आ चुका है दिसंबर 21 में 5 नंबर के लिए। ये कब का एग्जाम है? मई 19 में आया हुआ है, देखो 5 नंबर के लिए। और मेरे को याद है दिसंबर 21 में भी आया हुआ है ये 5 मार्क के लिए। कैसे कर रहे हो? रिवाइज करके नहीं आओगे तो कैसे आंसर करोगे? आंसर नहीं करोगे तो कैसे याद रहेगा वापस? वी आर इन अ वे ट्राइंग टू रिवाइज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आंसर, बट बिफोर दैट यू ऑल्सो नीड टू कम प्रिपेयर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में अपन ने देखा था कि एक ऐसी प्रोसीजर है, राइट निकिता? एसओडी, जॉब रोटेशन हो गया, ये सब तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ठीक है। तुम कैसे असेसमेंट करोगे, कैसे इवेल्युएट करोगे इंटरनल कंट्रोल को, तो तुम्हारा एक एसओपी बना हुआ है, प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट बोल सकते हो। मान के चलो तुम्हारी एंटिटी में अगर तुमको ऑर्गेनाइजेशन लीव करना है, तो लीव करने के लिए एक एसओपी बना हुआ है, तुमको ये डॉक्यूमेंटेशन की ये फॉलो करनी, चेकलिस्ट वगैरह जैसे तुम बोल रहे हो। लेकिन चेकलिस्ट है ये तो तुम डिफाइन कर रहे हो, इसके अंदर के क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या हम कंट्रोल्स को समझना पड़ेगा, जो कि फॉर्म विच विल फॉर्म पार्ट ऑफ दिस एसओपी। तो तुम्हारे एक तो हो गया ईआरएम, प्रॉपर ईआरएम होना चाहिए। ईआरएम अपन ने देखा था विच इज ब्रॉडर, ईआरएम ब्रॉडर है एज कंपेयर टू इंटरनल कंट्रोल। तो हमारे एंटिटी में प्रॉपर ईआरएम इंप्लीमेंटेड होना चाहिए। एसओपी और एसओडी होनी चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। जॉब रोटेशन होना चाहिए बीच बीच में, राइट, जॉब रोटेशन, एसओडी। देन डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उसका प्रॉपर्ली। अगर तुम कोई भी पावर को डेलीगेट कर रहे हो तो डेट शुड बी डॉक्यूमेंट, उसका भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि कैसे कैसे डेलीगेट किया जा सकता है, किसका अप्रूवल लगेगा, हमने जिसको डेलीगेट किया वो उसके पास कितनी अथॉरिटी आएगी, क्या उसको एक लेवल के ऊपर अगर उसको कुछ सैंक्शन करने तो क्या उसको वापस से मेरे पास ही आना पड़ेगा क्या? तो प्रॉपर इसका भी एक डॉक्यूमेंटेशन होगा। एंड लास्टली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रोल, इसमें वो बोलते हैं कि कंप्यूटर और ईआरएम वगैरह आने के कारण इट इज मच इजियर टू एम्बेड ऑल दिस कंट्रोल इनटू वन सिस्टम। तो तुम्हारा पूरा का पूरा एसओपी जो है वो तुम्हारे ईआरएम में आ जाएगा, पूरा तुम्हारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में ही आ जाएगा। तो एसओपी के बारे में बोल रहा है यहाँ पे। एसओपी के 5.5 नंबर के लिए आया हुआ है, यू विल हैव टू राइट ऑल दिस 5 पॉइंट्स टू गेट ऑल द 5 मार्क्स। अच्छे से लिखोगे प्रॉपर 5 में 5 मिलेगा। दिक्कत क्या आ रही है? रिवाइज करो, वापस से देखो एक बार दिस, देन यू शुड नॉट फॉरगेट नाउ। ऐसे याद करो, समझो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। थिंक एज इफ दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम इन एग्जाम। आएगा तो क्या लिखोगे, याद रहना चाहिए फिर। एसओडी, जॉब रोटेशन, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, उसको डॉक्यूमेंट करना, इंफॉर्मेशन बेस्ड कंट्रोल, एंड तुम्हारा ईआरएम। ईआरएम कुछ बना सकते हो तो बना लो इसको याद करने के लिए, कुछ बना सकते हो, देख लो। सैशन। क्या बोले? एस SIDE साइड, जॉब रोटेशन। S for segregation of job responsibility, I for information technology based control, D for delegation of financial power document, E for enterprise risk management. साइड में जॉब रोटेशन ऐसा कुछ। और इसे तुम्हारा हो गया ईआरएम, ठीक है। तो कुछ कुछ करते चलो, यू शुड नॉट फॉरगेट नाउ। अभी अपना कर रहे हैं अपन, वी आर नाउ रिवाइजिंग प्रोबेबली सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है। तुम लोग हो सकते हैं बीच में रिवाइज किए होंगे, आई होप सो। So you're not audible. There's some disturbance in your voice. ठीक है, अभी चलो याद हो गया तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो मुझे फटाक से। आरटीपी नवंबर 19 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस ऑल्सो कम्स इन एमसीक्यू, फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं एमसीक्यू में भी। ये बोल रहे हैं कि ऑफिसर वाज हैंडलिंग द सेल्स लेजर एंड कैश रिसीट्स, अनदर ऑफिसर वाज हैंडलिंग डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड इशुएंस ऑफ डिलीवरी चालान, वन मोर ऑफिसर वाज देयर टू हैंडल कस्टमर डेटर अकाउंट्स एंड इश्यू ऑफ रिसीट्स। As an internal auditor, you are required to briefly discuss the general condition pertaining to internal check system. ये तो याद होगा, जनरल कंडीशन pertaining to internal check system। बोलो, याद है? उंगली, एक उंगली से।
जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक सिस्टम, चेक इंटरनल चेक। Review No of single internal person. control system. हाँ, Review of internal control system, internal check system. No रिव्यू ऑफ single इंटरनल person should कंट्रोल have सिस्टम उसके independent ऊपर था। control. रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसके ऊपर था। ये था तुम्हारा जनरल कंडीशन पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक सिस्टम। जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक सिस्टम में 12-15 पॉइंट दिए हुए थे। ये देखो, कंसिडरेशन फॉर इफेक्टिव इंटरनल चेक, इफेक्टिवनेस ऑफ इफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग कंसिडरेशन। इसी को तुम क्या बोल सकते हो, ये क्वेश्चन के बोल के क्या आता है, जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक सिस्टम। जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक सिस्टम, ये क्वेश्चन पूछते हैं तो याद है तुमको। नो सिंगल पर्सन शैल हैंडल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। रोटेशन ऑफ ड्यूटी फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट गिविंग एनी प्रीवियस नोटिस। एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू गो ऑन लीव एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। याद है, वंस इन अ ईयर। नो सिंगल पर्सन शैल हैंडल द ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। रोटेशन ऑफ ड्यूटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू गो ऑन लीव एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। बजटरी कंट्रोल थे, इन्वेंट्री के ऊपर कंट्रोल्स थे। ऑटोमेटिक कैश रजिस्टर डिप्लॉय करो, ठीक है, ताकि तुम्हारी प्रॉपर काउंटिंग हो। ऑटोमेटिक कैश रजिस्टर, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे अपने। 7-8 पॉइंट्स तो तुमको याद रखनी चाहिए एटलीस्ट। मैकेनिकल डिवाइसेस इंप्लीमेंट करना चाहिए। मैकेनिकल डिवाइसेस वही एग्जांपल ऑटोमेटिक कैश रजिस्टर, एग्जांपल ऑटोमेटिक कैश रजिस्टर तुमने डिप्लॉय कर रहे हो। और पॉइंट कुछ याद आ रहा है? Asset का physical verification time to time. अच्छा, तुम लोग सही बोल रहे थे, सॉरी। फिजिकल कस्टडी को बुक जनरल अकाउंट्स कंडीशंस नहीं पर्टेनिंग लेने टू इंटरनल चेक चाहिए। सिस्टम ये नेक्स्ट है। वाला है। मैं यहाँ पे लिख दिया गलती से, हाँ सर। ये है तुम्हारा, ठीक है। यस और नो। तो इस केस में मुझे बताओ फटाफट से 1 2 3 तीनों पॉइंट में क्या देखोगे अब, बोलो। क्या डिवीजन ऑफ वर्क कंपनी ने प्रॉपर किया है? क्या डिवीजन ऑफ वर्क कंपनी ने प्रॉपर किया? ऑफिसर वाज हैंडलिंग द सेल्स एज वेल एज कैश रिसीट। डिवीजन तो वही नहीं है, जो कैश ले रहा है वही सेल कर रहा है, वही सेल लेजर देख रहा है, वही तो घपला करेगा ना वो तो। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हैज टू बी देयर बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि मान लो कल चल के मैं ही सेल कर रहा हूँ तुमको, और तुम्हारा कैश आ गया तो भी मैं खा सकता हूँ, और मैं दिखा दूंगा कि मैंने सेल किया ही नहीं है तुमको। तो ये हो सकता है कि मैं कुछ भी मैनिपुलेट कर लूँ। सिमिलरली ये बोलते हैं रिसीट ऑफ कैश शुड नॉट बी हैंडल्ड बाय द ऑफिशियल हैंडलिंग कैश लेजर। जो तुम्हारा सेल्स लेजर देख रहा है वही तुम्हारा कैश लेजर ना देखे, कैशियर वही ना हो। एंड डिलीवरी चलान शुड बी वेरीफाइड बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिशियल अदर देन द ऑफिसर हैंडलिंग डिस्पैच ऑफ गुड्स। तो ये वाले केस में भी तुम्हारा प्रॉपर एसओडी मेकर चेकर प्रॉपर नहीं है। मेकर चेकर यहाँ पे प्रॉपरली इंप्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, एल्यूसिडेट द सर्कमस्टेंसेस इन विच रिस्क कैन अराइज और चेंज। जहां पे रिस्क अराइज हो सकती है, रिस्क चेंज हो सकती है। नाउ आई वांट द आंसर्स। एल्यूसिडेट द सर्कमस्टेंसेस इन विच द रिस्क कैन अराइज और चेंज। याद है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अंदर पढ़े थे अपन ने। Rapid growth, expansion of foreign operation, new product, न्यू प्रोडक्ट और हाँ, आवाज कट रही तुम्हारी करुणा, बोलो बोलो बोलो। ऑपरेशन आवाज कट रही तुम्हारी, आवाज कट रही पूरी। नेटवर्क में जाओ तुम थोड़ा एरिया में, ठीक है। बाकी बताओ। बस वो रैपिड ग्रोथ की वजह से कोई नई बिजनेस एरिया में एंटर किया हो, न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हुई हो, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हुआ हो, और करेक्ट, पर्सनल न्यू पर्सनल आए हों, और मतलब ठीक है, करेक्ट है, परफेक्ट है।
ठीक है, इतने सारे पॉइंट अपन ने स्टोरी वाइज याद किए थे। आई होप तुमको वो याद है स्टोरी अपनी, एंड यू शुड बी एबल टू रिकॉल एटलीस्ट 7-8 पॉइंट्स। ठीक है। Then Navjivan Hospital is a multi-specialty hospital which has been facing a lot of pilferage and troubles regarding their inventory maintenance and control. On investigation into the matter, it was found that the person in charge of inventory inflow and outflow from the storehouse is also responsible for purchasing and maintaining inventory. जो purchase और maintain करे inventory, वही inventory का inflow outflow भी देख रहे हैं। तो बताओ क्या घपला हो सकता है? घपला ये हो सकता है कि मैं माल खरीद रहा हूँ, मैं ही परचेज मैनेजर हूँ, मैं ही परचेज करवा रहा हूँ, और इन्वेंट्री का जो इनफ्लो आउटफ्लो है मैं उसके इनफ्लो में डाल दूंगा, लेकिन मैं माल का ले जाऊंगा घर। दोनों अगर सेम ही बंदा देखेगा तो कुछ भी घपला कर सकता है। आउटफ्लो हो रहा है लेकिन वो नहीं दिखा, आउटफ्लो दिखा रहे हैं, और हो सकता है कोई परचेज हो और वही सेम आइटम का आउटफ्लो, तो मैं परचेज को नहीं दिखाऊंगा और वो मैं आइटम को घर ले जाऊंगा। समझ में आ रहा है? सो परचेज ऑफ इन्वेंट्री सेम कर रहा है बंदा, वही बंदा जो इन्वेंट्री का इनफ्लो आउटफ्लो भी देख रहा है। सो देयर हैज टू बी अ लैक ऑफ एसओडी। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू यू विच बेसिस सिस्टम ऑफ कंट्रोल, बेसिक कर दो इसको, बेसिक, ये बेसिक बेसिस नहीं है, ये क्या है, बेसिक, बेसिक सिस्टम ऑफ कंट्रोल हैज बीन वायलेटेड। कौन सा तुम्हारे हिसाब से वायलेट हुआ है बताओ? Segregation of duty. एसओडी, राइट, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, मेकर चेकर, जो बोलना है बोलो लेकिन बोलो। ठीक है, मेकर चेकर, एसओडी, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बेसिक सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल तुम्हारा हुआ है ओवरऑल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टोरिटी इन सच अ वे दैट नो वन इन कैन कैरी थ्रू ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट इन द गिवन केस। इंटरनल चेक विच इंक्लूड्स एसओडी और मेकर चेकर हैज बीन वायलेटेड वेयर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग आर एलोकेटेड टू डिफरेंट पर्संस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ब्रीफली डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अभी अपन ने देखा 4 स्टेज ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, बोलो 4 स्टेज ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अभी अपन ने देखा, बोलो। आइडेंटिफाई करना, रिस्क आइडेंटिफाई करोगे ना, फिर आइडेंटिफाई करके उसको असेस करना at financial level, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और उसको देखना कि वो असर्शन लेवल पे कितना आ रहा है उसका, एज टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट द असर्शन लेवल, एंड देन लास्टली रिपोर्ट करना। सो मोटा माटी उसी के टाइप का आंसर होगा, देख लो। बिजनेस ऑब्जेक्टिव बस एक एक्स्ट्रा यहाँ पे, जो तुम्हारा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अगर पूछता है तो तुमको याद रखना एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी लिख देना। बाकी आइडेंटिफाई इवेंट्स, असेस द लाइक्लीहुड एंड इंपैक्ट, रिस्पॉन्ड एंड मिटिगेट द रिस्क, असेस द रेसिडुअल रिस्क। बचा कुछ जो रेसिडुअल रिस्क है वो भी असेस करना है तुमको लास्ट में। ठीक है, yes or no? Next come to, during the course of his audit the auditor noticed material weakness in the internal control system and he wishes to communicate the same to the management. You are required to elucidate the important points the auditor should keep in mind while drafting the letter of weakness. याद है letter of weakness? letter of weakness, बोलो आंसर, क्या क्या पॉइंट्स देखोगे तुम while drafting your letter of weakness? yes, सचिन, निधिश्री, कोशिश करो, याद आ रहा है लेटर ऑफ वीकनेस, ऐसे 265 मिलेगा था। area, हाँ, तो एरिया ऑफ वीकनेस बताएगा ऑडिटर, साथ में सजेशन देगा और साथ में सिर्फ वीकनेस ही कवर करेगा। क्या बोले, सिर्फ वीकनेस ही कवर करेगा? हाँ, जैसे वो मतलब स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है, ओनली हाईलाइटिंग, मतलब वीकनेस ही बता रहा है, बस वही बताएगा ये। सो वो पॉइंट ऐसा था कि भाई ये जो मैं वीकनेसेस बता रहा हूँ ना, ये वीकनेस तो सिर्फ वही वीकनेसेस है जो मुझे समझ में आई, जो मुझे पता चला while performing my further audit procedure। मुझे FAP डिजाइन करना था, परफॉर्म करना था। सो टू डिजाइन एंड परफॉर्म FAP आई नीडेड टू असेस एंड इवेल्युएट द इंटरनल कंट्रोल। तो उस पर्पस के लिए जब मैं इंटरनल कंट्रोल देखा, असेसमेंट किया, तो मुझे जो जो वीकनेसेस लगी मैं वो बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी वीकनेसेस हो सकती है क्या? यस, दैट इज व्हाट ही वांट टू कम्युनिकेट। सिर्फ वीकनेसेस कम्युनिकेट करो ऐसे मत बोलना, ठीक है? यू विल से कि भैया वीकनेसेस आर ओनली दोस व्हिच ऑडिटर एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग हिज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड देयर कुड बी मच मोर मेनी मोर वीकनेसेस अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज वीकनेसेस। ठीक है, एंड इसके अलावा दो पॉइंट तो तुमको ऐसे याद रखना था। डीडी याद है? डीडी याद है? डिस्क्रिप्शन तो करोगे कि नहीं करोगे? ये वीकनेसेस के बारे में डिस्क्राइब करोगे कि नहीं उसको? वीकनेस जो है उसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना, मैनेजमेंट को थोड़ी ना उतनी आइडिया होती है।
Management are not aware about all these weaknesses and everything. They want a wholesome answer in one go, and right, उसको properly describe करना पड़ेगा. And दूसरा इसका था डी से एक और, हाँ वही था, डी से मतलब वही था, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेफिशिएंसी. तुमको जो भी गलती दिख रही है, डेफिशिएंसी दिख रही है, दैट यू विल हैव टू डिस्क्राइब द डेफिशिएंसी. एंड तुमको प्रॉपर उसको इन्फॉर्मेशन पूरी देनी है, सो दैट ही इज एबल टू कैप्चर व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट. Correct, what you want to tell him about the DD, about the deficiency in internal control, everything he needs to understand those points. Therefore you will have to understand कि हमको डिस्क्राइब अच्छे से करना है डेफिशिएंसी को, एंड वी विल हैव टू गिव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू इनेबल TCWG एंड मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन. एंड उसके बाद तुम बोलोगे कि हमारा ये जो एरिया ऑफ वीकनेसेस है वही वीकनेसेस है जो हमको ऑडिट के दौरान पता चली है. इंडिकेट कर सकते हो कि ये सिर्फ वही वीकनेसेस है जो तुमको पता चली, इसके अलावा भी और वीकनेसेस हो सकते हैं. फिर हमने लास्ट में 2 पॉइंट देखा था कि ये जो लेटर है ये ऑडिटर के लिए वरदान है और मैनेजमेंट के लिए अभिशाप है. ऑडिटर के लिए वरदान है और मैनेजमेंट के लिए अभिशाप है, इन द सेंस कि ऑडिटर को बाद में चल के अगर कोई झगड़ा होता है क्लाइंट के साथ, मैनेजमेंट के साथ, तो वो लेटर ऑफ वीकनेस दिखा सकते हैं एज अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म पार्ट हो रहा है. और मैनेजमेंट के लिए भी अच्छी बात है एक प्रकार से कि मैनेजमेंट इंप्रूव कर पाएगी अपने इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर पे. राइट, मैनेजमेंट कैन इंप्रूव अपॉन देयर इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट. ये 2 पॉइंट तुमको याद रखने हैं. दैट इज व्हाट आर आंसर विद रिस्पेक्ट टू ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर ऑफ वीकनेसेस. इसके बाद तुमको बताना है एनवायरमेंट कैटेगराइजेस द टाइप ऑफ असर्शन. कितने टाइप ऑफ असर्शन थे देखे अपन ने. डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट जो एक एक असर्शन के अंदर हो सकती है. तो फटाफट से बोलो 3 असर्शन, 3 असर्शन लेवल. CTABD. Account balance. ABD, CTABD, राइट. सो CT के अंदर अपन ने देखा था AOC 3. CT के अंदर क्या देखा था, AOC 3. फिर असर्शन के अंदर देखा था अपन ने, जो असर्शन जो सॉरी अपना बैलेंस शीट लेवल है, बैलेंस शीट लेवल को क्या बोलते हैं, अकाउंट बैलेंस लेवल. अकाउंट बैलेंस के अंदर अपन ने क्या देखा था, VCER आई गेस, राइट. एंड इसमें क्या देखा था, AOC2. मिक्स. दोनों का AOC2 plus V. दोनों का मिक्स, राइट. फ्लो चार्ट टेक्निक बताओ मुझे, कौन बता रहा है, क्या क्या पढ़े थे फ्लो चार्ट टेक्निक के अंदर. अच्छा मुझे बताओ फ्लो चार्ट के अंदर तुमको ये याद आ रहा है, क्या तुमको ये याद आ रहा है. फ्लो चार्ट टेक्निक के अंदर क्या ये याद आ रहा है क्या. अरे यस और नो, क्या लग रही है तुमको ये. Bird eye view. बर्ड आई व्यू, करेक्ट, बर्ड आई व्यू. सो यू शुड ट्राई टू रिकॉल कुछ निमोनिक्स वगैरह, कुछ कभी कभार पिक्चर्स के थ्रू भी याद कर सकते हो. ये बर्ड से तुमको बर्ड आई व्यू आ जाता है. देखो अपन और क्या क्या कर सकते हैं, ग्राफिक प्रेजेंटेशन है. Graphical presentation. और बोलो और पॉइंट्स. क्या ये नैरेटिव से ज्यादा एग्जॉस्टिव होता है या नैरेटिव से कम एग्जॉस्टिव होता है. नैरेटिव भी तो एक टेक्निक है ना. पहले तो ये बताओ कि ये जो फ्लो चार्ट है ये है क्या, ये टेक्निक है. करेक्ट, फ्लो चार्ट क्या है, ये दिस इज अ टेक्निक कि तुम इंटरनल कंट्रोल जो तुम्हारा सिस्टम है उसको कैसे डिफाइन करते हो, कैसे डॉक्यूमेंट करते हो, कैसे बताते हो दूसरों को. तो क्या नैरेटिव ज्यादा एग्जॉस्टिव होगा कि अपना फ्लो चार्ट. बोलो भाई. तो नैरेटिव ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होगा. नैरेटिव ज्यादा एग्जॉस्टिव होगा. फ्लो चार्ट ऊपर से तुमको डिस्क्राइब करते हैं इन अ समराइज्ड मैनर, राइट, इन अ क्विक मैनर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है. एंड देयरफॉर देखो क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इन अ फ्लो चार्ट नैरेटिव दो कैन नॉट परहैप्स बी टोटली बैनिश्ड. नैरेटिव को तुम पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, बट तुम नैरेटिव को रिड्यूस कर सकते हो. तो फ्लो चार्ट के रूप में तुम एक फोटो तो ऐसी याद हो गई. देखो और क्या क्या फोटो याद कर सकते हो तुम, और क्या क्या फोटो याद कर सकते हो. नैरेटिव को तुम रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है. सो नैरेटिव को तुम बोल सकते हो ऐसा कि नैरेटिव कम नहीं होगा लेकिन नैरेटिव रिड्यूस जरूर हो जाएगा. नैरेटिव छोटा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. समझ में आ रहा है. तो कुछ कुछ तरीके से याद करते जाओ इसको. ड्राइंग जनरली अपन हॉरिजॉन्टली करते हैं, कॉलम हेड वर्टिकली. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें सिंबल यूज करते अपन, याद है तुमको सिंबल्स यूज करते थे. सो डेट इज व्हाट योर फ्लो चार्ट इज. एक बार क्विकली गो थ्रू कर लो और कुछ कुछ लग रहे पॉइंट्स को तुम बना लो, याद कर लो, कुछ कुछ पॉइंट को नोट कर लो कि ये 5-6 पॉइंट तो बोलने ही है मेरे को फ्लो चार्ट आता है तो. एंड यू शुड बी एबल टू देन रिकॉल रिटेन.
बाय सम ट्रिक्स, निमोनिक्स और इमेजेस, कुछ भी यार कैसे तरीके से याद कर सकते हो। देखो तुमको याद आया कि नहीं याद आया? बर्ड मैंने बताया तो बर्ड याद आ गया, लेकिन मैं वही बोलता ऊपर ऊपर से देखना या कुछ ऐसा बोलता तो तुमको याद नहीं आता, राइट? तो बर्ड याद आ गई तुमको, अपन ने बर्ड क्लास में भी बनाया था। सो गिव द बर्ड्स आई व्यू। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफिक्स कुछ बना के रखो, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबल्स बना के रखो। नैरेटिव बड़े से छोटा हो गया, सो नैरेटिव ऑल्दो कैन नॉट बी मैनेज बट इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फ्लो चार्ट टेक्निक। बोलो इसके लिए क्या क्या बोलोगे? तुम्हारा एक एंटरटेनमेंट सेंटर है जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी पब्लिक को देता है फॉर चिल्ड्रन एंड यंगस्टर, ठीक है, 5 डिफरेंट लोकेशन में। जैसे तुमने सुना होगा, एग्जांपल ले लो पूनो का। पूनो सुना होगा, जयपुर में, रायपुर में भी है। सो पूनो समझ लो इज अ व्हाट, जो भी एक कोई भी एग्जांपल ले लो रिक्रिएशनल फैसिलिटी का, तो उसका पूछ रहे कलेक्शंस आर मेड इन कैश। कलेक्शन किस में किया जाता है? कैश में। तो स्पेसिफाई करना है तुमको एडिक्वेट सिस्टम टूवर्ड्स द कलेक्शन ऑफ मनी। हो सकता है कि कलेक्शन करने में घपला हो जाए, कोई इंप्लॉय को पैसा मार जाए, एंड देयरफॉर यू नीड टू नाउ प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट एन एडिक्वेट सिस्टम टूवर्ड्स योर कलेक्शन ऑफ मनी, टूवर्ड्स योर कलेक्शन ऑफ मनी। बोलो क्या क्या पॉइंट सोच सकते हो तुम कलेक्शन ऑफ मनी से रिलेटेड? एंटरटेनमेंट सेंटर है, टिकट विकेट मिलेगी यहाँ पे, यस और नो? टिकट्स के ऊपर इंटरनल कंट्रोल होता है अपना, सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, इश्यूड टू प्रॉपर पर्सन, इश्यूड बाय प्रॉपर ऑथराइज्ड पर्सन। यस कृपाली? So cash reconciliation, bank deposits कैश daily. रिकंसिलिएशन बैंक डिपो, कैश रिकंसिलिएशन बैंक रिकंसिलिएशन करोगे। डिपॉजिट जिस दिन जितना कलेक्शन आया उस दिन उसको उसी दिन डिपॉजिट कर दो बैंक में, दैट इज ऑल्सो गुड कंट्रोल। यस कृपाली? और Surprise check. सरप्राइज चेक, कैश इन्वॉल्व है भैया, कैश 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 तो बहुत मेजर कंसर्न है कैश की केस में, सरप्राइज चेक होता ही है। और Custody of tickets like टिकट जो नंबर की सीरियली नंबर है कि नहीं, कस्टडी किसके पास है ब्लैंक टिकट्स की, ब्लैंक टिकट्स का ऐसे तो इशू नहीं हो रही है, राइट? सो दीज ऑल पॉइंट्स यू विल हैव टू सी। एडवांस बुकिंग होती है अगर, तो एडवांस बुकिंग के केस में कैसा प्रोसीजर है? क्या तुमको वहां जाके कुछ और दिखाना पड़ता है? क्या वहां जाके पैसा लेना पड़ता है? पैसा तुमको क्या वसूलना पड़ेगा क्या अभी भी अगर एडवांस बुकिंग हो गई है स्टिल? एंड डिस्काउंट्स एंड फ्री पास, हो सकता है कि ग्रुप डिस्काउंट मिले तुमको। देखो यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, ग्रुप डिस्काउंट। मान के चलो आज मैं तुम लोग को मूवी लेके जाता हूँ तो तुम लोग को ग्रुप डिस्काउंट अगर अपने को मिल रहा है, सो देन ऑल्सो विल वी एज अ एंटरटेनमेंट जो सेंटर के मालिक है, उसके जो ऑडिटर है, उसको तो प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा ना कि ग्रुप डिस्काउंट अगर मान लो 10 या 10 के ऊपर वालों को ही मिलता है, लेकिन कई कई बार 9 या 8 लोग में भी दे चुका है ग्रुप डिस्काउंट, सो देन दैट इज वायलेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, राइट? वो करेक्ट इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स। सो दीज ऑल पॉइंट्स यू विल हैव टू सी। इसके बाद वाला आंसर करो मुझे, इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल कैन नॉट राइज अबव द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। बोलो याद है? कुछ याद आ रहा है? इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, कम्युनिकेशन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, अब याद आ रहा है? कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। कंट्रोल इन्वायरमेंट याद है? कंट्रोल इन्वायरमेंट, जाके उसके कंपोनेंट्स चेक करो। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के सबसे पहला कंपोनेंट था कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, कंट्रोल इन्वायरमेंट के कितने सारे एलिमेंट्स है, उसके सबसे पहला पॉइंट देखो, जाके तुरंत चेक करो फटाफट। इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट था कंट्रोल इन्वायरमेंट, उसके अंदर था ये वाला पॉइंट, उसी को तुमको इलेबोरेट Communication करना है। enforcement of कम्युनिकेशन integrity एंड ethical एनफोर्समेंट ऑफ values. इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, राइट? एंड दैट ओनली यू विल हैव टू elaborate here. Now your engagement team is seeking advice you from you as engagement partner regarding steps for risk identification. ये याद है steps for risk identification? बोलो। ये रिस्क बेस्ड ऑडिट के ऊपर दिया हुआ था तुमको अगर याद होगा तो। आरबीए आरबीए, देखो फटाफट से आंसर किया हुआ है अपना,
2 बार पूछ भी चुका हूं मैं बीच में। स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, आंसर करते जाओ। कल अपन ऐसे 600, ठीक है, 610 एंड 620 पर्टिकुलरली, और 600 भी, यानी 600 की कुल सीरीज, पूरी टोटल सीरीज को रिवाइज करेंगे। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिवाइज एंड कम ऐसे 600 की सीरीज तीनों स्टैंडर्ड है, तीनों को प्रॉपर्ली रिवाइज करके आना, एंड यू शुड बी एबल टू कॉन्कर ऑन ऑल द क्वेश्चंस। अब एवरीवन एवरीवन ओके, सीरी पूछ रही है। ठीक है, सीरी को लगा उसको भी रिवाइज करके आना है, इसलिए उसने पूछा हु। तुमको सुनाई दिया कि नहीं? जब ये सिस्टम इतना ओबे करता है मुझे, तुम लोग क्यों नहीं कुछ ओबे करते हो मेरी बातों को? क्यों नहीं मानते हो? टेल मी सीरी, पूछू क्या? ये इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशन है, बचपन से दिक्कत है। देख लिए स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ये वाला आ सकता है ये 5 नंबर के लिए अटेम्प्ट में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द 3 कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दैट कैन बी अचीव्ड एज पर कोसो फ्रेमवर्क। और तुमको 5 कंपोनेंट भी बताने। कोसो याद है? कोसो फ्रेमवर्क, कोसो फ्रेमवर्क, डू यू रिमेंबर कोसो फ्रेमवर्क? उसमें भी 5 कंपोनेंट थे, और वो पांचों कंपोनेंट वही कंपोनेंट है जो अपन ने इंटरनल कंट्रोल में देखे हुए ऑलरेडी। इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट ही कोसो फ्रेमवर्क के भी 5 कंपोनेंट है, और वो 5 कंपोनेंट में अंदर में बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। टोटल 17 प्रिंसिपल है। इफ यू रिमेंबर 17 principles are given under each component, not under each but total मिला के 17 प्रिंसिपल है। under each component you will find 3-4, 3 या 4 प्रिंसिपल मिलेंगे तुमको। यस, तो 3 या 4 ये जो प्रिंसिपल्स है वो तो दूर की बात है। पहले तो 5 कंपोनेंट ऑफ कोसो फ्रेमवर्क दैट यू विल एबल टू रिकॉल बिकॉज जस्ट नाउ वी रिवाइज व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। वही 5 कंपोनेंट है, वही सेम है यहाँ पे भी, कोसो के भी। लेकिन मुझे बताओ 3 ऑब्जेक्टिव्स, 3 कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये जो ऑब्जेक्टिव भी है ना, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कोसो ने। कोसो ने उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे 15, 20, 50, 60, 100, उसने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये 3 कैटेगरी याद है? CRO, CRO था इसका। यस निकिता, करेक्ट, CRO। बोलो, CRO बोलने से नहीं होगा, पूरा बोलो। सी से क्या था? Compliance objective, कंप्लायंस से reporting रिलेटेड ऑब्जेक्टिव था कि भैया कोसो अपन objective, फ्रेमवर्क बना रहे हैं, सो आर लॉज, रेगुलेशन, पॉलिसीज, प्रोसीजर, एवरीथिंग शुड बी कंप्लाइड। आर से Reporting objectives, हाँ, reporting रिपोर्टिंग objectives, ऑब्जेक्टिव, और ओ से and operations objectives. करेक्ट, ऑपरेशंस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो यहाँ अपना चैप्टर 3 रिवाइज होता है प्रॉपरली, अपन ने कर लिया एक बार तो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। नॉट दैट वी हैव डन ऑल द पॉइंट्स, बट अपन ने 60-50-60% कर लिया है। इसके अलावा तुमको थोड़े और एफर्ट्स डाल के अभी तुम बैठ सकते हो रिवाइज। अगर नहीं किया होगा तुमने तो रिवाइज कर लेना, और अगर कर चुके हो रिवाइज तो आगे बढ़ जाना। राइट नाउ आई विल बी गिविंग लेक्चर फॉर शेड्यूल 2, ठीक है, शेड्यूल 2 का दे रहा हूं मैं, एंड इंश्योरेंस ऑडिट। तो कल तुम्हारा कोई मैंने दिया नहीं था एज अ फॉलो अप लेक्चर, तो कल का इंश्योरेंस ऑडिट बचा हुआ है एंड शेड्यूल 2 बचा हुआ है। सो दीज 2 लेक्चर्स आई विल बी गिविंग। आई होप वीकेंड में तुम लोग प्रॉपर वीकेंड का यूटिलाइजेशन कर लोगे, ठीक है। सो शेड्यूल 2 और तुम्हारा इंश्योरेंस ऑडिट जो है वो बचा, वो मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। पुराने स्टूडेंट्स का ऑलरेडी हो चुका है शेड्यूल 2 एज वेल एज इंश्योरेंस ऑडिट, सो दे कैन फोकस ऑन रिवाइजिंग ऐसे 600। ऐसे 600 अपन कल रिवाइज करेंगे एंड वी विल रिवाइज इट थ्रू क्वेश्चंस विद क्वेश्चन एंड आंसर। ऐसे 600 कल अपन रिवाइज करने वाले, ठीक है। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अपना चैप्टर 3 का टेस्ट भी नहीं हुआ है ना? हो गया है सर। तुम लोग का हो गया, ये लोग का बचा होगा।
ठीक है, चलो फिर ऐसे 600 रिवाइज करके आना एनीवे, एनी हाउ। आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट। ठीक है, सुनेश्वरन, निधिश्री, सचिन, तुम लोग के लिए ये बेनिफिशियल, तुम लोग पार्टिसिपेट करोगे देन यू विल रिमेंबर, एल्स कोई मतलब नहीं होगा, वो तो सुनने वाले ही हो गया हिसाब। चलो, सर, यस। हम अगर क्वेश्चन आंसर सेशन ऑल्टरनेट डेज रखें तो? अभी मैं बीच में दूंगा, मंडे मंडे आई विल गिव लीव, मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, सो देयर यू विल क्लियर ऑल द बैकलॉग जितना भी अगर तुम्हारा है बचा कुचा, एंड यू कैन रिवाइज, बिकॉज देन मतलब मैं ऐसे 500 का तुमको रिकॉर्डिंग दूंगा बेसिकली, सो यू ऑल और हैव ऑलरेडी डन। बाकी जिनका न्यू वाले हैं उनको ऐसे 500 के एक दो स्टैंडर्ड करने हैं साथ में, सो डेट नेक्स्ट डे वेंसडे ऑनवर्ड वी कैन टेक अप ऐसे 500 का क्वेश्चन आंसर, एंड धीरे धीरे प्रोफेशनल एथिक्स भी इधर साइड बाय साइड खत्म होते जाएगा, सो देन वी विल टेक अप द प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन आंसर। ऑल्दो प्रोफेशनल एथिक्स वी हैव डन विद क्वेश्चन एंड आंसर ओनली, अपने बुक में ही सारे क्वेश्चन आंसर है, तो अपन एक काम करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर जो अपने शॉर्ट में उसको मैं कंपाइल कर लूंगा, एंड वी विल टुगेदर सॉल्व वन शीट ओनली। वो शीट मैंने ऑलरेडी, मेरा टेलीग्राम चैनल है LIC ऑडिट का, वहां पे वो शीट मैंने डाली हुई है, वो शीट में तुमको सारे प्रोफेशनल एथिक्स के जितने क्वेश्चन है शॉर्ट में अपने बुक में, वो एक कंपाइल्ड वे में मिलेंगे तुमको क्लॉज वाइज। ठीक है, so you can refer that also for solving the question in a quick manner, and we will solve that प्रोफेशनल एथिक्स का वो जो शीट है वही अपन एक बार कर लेंगे। ठीक है, तुमको अभी सॉल्व नहीं करना है, अभी रेफर नहीं करना है, सो वी विल रेफर इट आफ्टर सॉल्विंग ऐसे 500 सीरीज के क्वेश्चन, वी विल टेक अप प्रोफेशनल एथिक्स वंस वी आर डन विद प्रोफेशनल एथिक्स इन द न्यू बैच। चलो, अभी आई एम सेंडिंग द लेक्चर्स, इफ नॉट डन डू इट नाउ राइट अवे, मेक यूज ऑफ सैटरडे एंड संडे, एंड डोंट एंजॉय मच। ठीक है, बीच बीच में ब्रेक लो और वापस से भिड़ जाओ, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, स्टार्ट फोकसिंग नाउ।